लेक्चर नंबर 46 पार्ट 2 इंड एस 116 लीज अकाउंटिंग। ठीक है। इससे पहले वाला लीज में हम लोग क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कैसे होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब चेंज इन पीटीए, पेमेंट टर्म या एरिया। अगर पीटीए अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर पी डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग रीमेजरमेंट अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन का है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो नया वाला होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे, जब पी टी इंक्रीज हो रहा है या पी डिक्रीज हो रहा है तो रीमेजरमेंट कर देते थे। लेकिन जहाँ पे टी डिक्रीज हो रहा है और या फिर ए डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग दूसरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं। पिछला लेक्चर में इसके बारे में नहीं बताए थे, इस लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। जब टर्म या एरिया डिक्रीज हो रहा है तब कैसे अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। बहुत हार्ड होगा नहीं, वेरी नॉर्मल। वेरी नॉर्मल इज नॉट दैट नॉर्मल बट इट इज नॉर्मल ओनली। ये इसका जो क्वेश्चन है डेट विल बी वेरी मच इक्वल टू तुम्हारा क्या उसको कहते हैं, रीमेजरमेंट अकाउंटिंग। ये लगभग ये जो स्टेप्स होगा वो एक्चुअल रीमेजरमेंट अकाउंटिंग का स्टेप्स है, बस उसको इनटू 2 बार करना होता है, 2 बार रीमेजरमेंट करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ईजी है, करते हैं। ठीक है। इसको लेके इसका सर समरी पहले ही दे दिए, इसका समरी सर दिए हैं पेज नंबर 45 पे, 44 पे, सॉरी 45 पे नहीं है। पहले हम समरी बता देते हैं, स्टेप्स कैसे क्वेश्चन बनता है, उसके बाद बनाने बैठेंगे तब तुमको याद आएगा, समझ में आएगा धीरे धीरे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। हम लोग तुमको क्या बोले कि दिस इज रीमेजरमेंट का एक क्वेश्चन, लेकिन उसका इंटू 2 करना होता है। कैसे देखो, रीमेजरमेंट में क्या करना होता है, 4 स्टेप। डे 1 बिफोर रीमेजरमेंट, चेंज आफ्टर रीमेजरमेंट। ठीक है, वैसे ही करेंगे। इसका स्टेप है, इसका स्टेप मेजर 3 स्टेप है। ठीक है, मेजर 3 स्टेप क्या क्या है। पहला स्टेप डे 1 अकाउंटिंग, ROU to LL। सेकेंड स्टेप इज नोन एज मॉडिफिकेशन नंबर 1। सेकेंड स्टेप मीन्स मॉडिफिकेशन नंबर 1। ओके, व्हाट इज मॉडिफिकेशन नंबर 1? मॉडिफिकेशन नंबर 1 विल बी ऑलवेज ऑफ डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन मतलब मेरे भाई, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, सुनो समझाते हैं। ठीक है, पहले अगर हम लोग ये वाला अकाउंटिंग जो कर रहे हैं कब कर रहे हैं, जब टर्म डिक्रीज हो रहा है या फिर एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो जब टर्म डिक्रीज होगा या एरिया अगर डिक्रीज होगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एरिया डिक्रीज हो रहा है, हम 5,000 स्क्वायर फीट लिए हुए थे, लेकिन 5,000 स्क्वायर फीट एरिया लिए हुए थे और 10 साल का लीज था, तो हम कुछ अमाउंट जैसे कि 10 लाख रुपया हम लीज लाइबिलिटी लेके चल रहे थे। लेकिन 5 साल के बाद हमको क्या पता चल रहा, हम क्या कर रहे हैं कि एरिया 5,000 से कम करके 2,500 पे कर दिए। तो जो मेरा लीज लाइबिलिटी है वो तो 10,000 का प्रेजेंट, मतलब जो हमारा लीज लाइबिलिटी है वो 5,000 स्क्वायर फीट के हिसाब का प्रेजेंट वैल्यू आज हम लेके चल रहे थे। लेकिन अब तो 5,000 का स्क्वायर फीट का हम ले नहीं, हमारे पास सिर्फ 2,500 का है, तो लीज लाइबिलिटी को कम करना पड़ेगा। लीज लाइबिलिटी क्या है कि हम लोग जो 10 साल में जो पेमेंट देने वाले हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू है। परफेक्ट। तो ये जो 10 साल का पेमेंट है वो अकाउंटिंग की होंगे, ये सोचिए कि 5,000 मतलब 5,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंट लेके। ठीक है। लेकिन 5th ईयर रेंट पे हमको पता चल रहा है कि हम अगला 5 साल 5,000 स्क्वायर फीट नहीं रखेंगे, सिर्फ 2,500 स्क्वायर फीट रखेंगे। लेकिन यहाँ का जो अमाउंट है वो तो 5,000 के हिसाब से बना हुआ है। ट्रू। तो इसमें से कुछ अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 5,000 का बनाया हुआ है, हमको 2,500 के हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। तो 5,000 से 2,500 पे लाने के लिए डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ठीक है। तो इसलिए हम बोले डी रिकॉग्नाइज का बात। तो फिर से बताते हैं कि जब ये वाला अकाउंटिंग करना होता है, जब टर्म या एरिया डिक्रीज होता है तो कैसे अकाउंटिंग होता है। पहला स्टेप, 3 स्टेप में से पहला स्टेप डे 1 अकाउंटिंग, ROU to LL। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकाल करते हैं, निकाल दो। ठीक। स्टेप टू में हम लोग करते हैं क्या, मॉडिफिकेशन नंबर 1। मॉडिफिकेशन नंबर 1 क्या होगा, डी रिकॉग्निशन का। हर वक्त मॉडिफिकेशन नंबर 1 डी रिकॉग्निशन का होगा। हर वक्त याद रखना कि जो पहला मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग का होगा वो डी रिकॉग्निशन का होगा। ठीक है। जब इसमें आओगे ना तो इसके अंदर 3 स्टेप आता है। पॉइंट नंबर 2 में स्टेप नंबर 2 में 3 स्टेप आता है। पहला स्टेप बिफोर मॉडिफिकेशन, मतलब जो बिफोर डी रिकॉग्नाइजिंग, दैट इज बिफोर मॉडिफिकेशन, ROU और LL का क्या वैल्यू वो निकालो। ये 2.1 हुआ। 2.2 में तुमको निकालना होगा अमाउंट ऑफ डी रिकॉग्निशन एंड इट्स अकाउंटिंग। ठीक। और 2.3 में तुमको क्या निकालना होगा, तुमको निकालना होगा आफ्टर मॉडिफिकेशन।
ये तो सेम था। डे वन अकाउंटिंग, उसके बाद 2.1 बिफोर मॉडिफिकेशन, डी रिकग्निशन, और उसके बाद आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो भाई ऐसे ध्यान से देखोगे तो सेम चीज तो है। डे वन बिफोर, ये जो चेंज यहाँ करते थे यहाँ पे डी रिकग्निशन, और यहाँ पे आफ्टर मॉडिफिकेशन। परफेक्ट, एकदम सेम। तो पहला स्टेज में डे वन किए, सेकेंड में हम लोग किए मॉडिफिकेशन नंबर वन का, मॉडिफिकेशन नंबर वन का बिफोर, उसके बाद डी रिकग्निशन और आफ्टर। स्टेप थ्री है मॉडिफिकेशन नंबर टू। मॉडिफिकेशन नंबर टू का, मॉडिफिकेशन नंबर वन था डी रिकग्निशन का, मॉडिफिकेशन नंबर टू कुछ भी हो सकता है, इसमें तुम्हारा पेमेंट चेंज हो सकता है या कोई दूसरा चीज कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो जो मॉडिफिकेशन नंबर टू होगा उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? पहला 3.1, क्या 3.1 बिफोर मॉडिफिकेशन, बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर टू, बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर टू मतलब 2.3, दैट इज आफ्टर मॉडिफिकेशन नंबर वन। बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर टू विल बी इक्वल टू आफ्टर मॉडिफिकेशन नंबर वन, ठीक है। तो सेम अमाउंट तुम्हारा RULL आ जाएगा। फिर 3.2 में तुमको चेंज इन लीज लायबिलिटी निकालना है, नॉर्मल रीमेजरमेंट जैसा, और थर्ड में आफ्टर रीमेजरमेंट निकाल देना है। परफेक्ट, सेम जनरल। डे वन मॉडिफिकेशन नंबर वन, मॉडिफिकेशन नंबर टू, मॉडिफिकेशन नंबर वन में बिफोर, उसके बाद डी रिकग्निशन, और उसके बाद आफ्टर। मॉडिफिकेशन नंबर टू बिफोर मॉडिफिकेशन, चेंज इन लीज लायबिलिटी, आफ्टर मॉडिफिकेशन, खत्म। वेरी इजी। ओके, परफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट था। अगर नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, तो स्टार्टिंग बताए थे, अब क्वेश्चन जब बनाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए वेयर यू नीड टू गो, यू नीड टू कम टू क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 35, पेज नंबर 27.18। ओके, लेसी एंटर इनटू अ 10 ईयर लीज, 10 साल का लीज है, फॉर 5000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस। ऑफिस स्पेस ले रहा है 5000 स्क्वायर मीटर का, ठीक है, 10 साल का लीज है। एनुअल लीज पेमेंट है 50,000 पेबल एट एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में 50,000 रुपये हमको पेमेंट देना है। इंटरेस्ट एट इम्प्लिसिट कैनॉट बी रिलेटिव डिटरमाइंड, बोरोइंग रेट एट कमेंसमेंट इज 6%, ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर 6%। ओके, परफेक्ट। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6, 10 साल का था, लेकिन बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 दैट इज 5th ईयर एंड, लेसी एंड लेसर अग्रीड टू अमेंड द ओरिजिनल लीज। वो लोग अमेंड कर रहा है ओरिजिनल लीज, मतलब जो लीज था, जो टर्म था, जो अग्रीमेंट था, उसी को चेंज कर रहा है। जो क्लॉज नहीं था उस क्लॉज को ला रहा है। क्या क्लॉज ला रहा है? टू रिड्यूस द स्पेस टू ओनली 2500 स्क्वायर मीटर ऑफ द ओरिजिनल स्पेस। मतलब हम अभी तक 10 साल में 5th ईयर एंड तक हम लोग क्या किए थे कि 5th ईयर एंड तक 5000 स्क्वायर फीट यूज़ किए थे। अब बोल रहे हैं कि 6th ईयर के स्टार्टिंग से हम सिर्फ 5000 नहीं, हम 2500 सिर्फ यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, द एनुअल फिक्स लीज पेमेंट आर 30,000 फॉर ईयर 6 to 10। 5 साल तक था 50,000 रुपया, लेकिन 6th ईयर से उसको वैल्यू कम करा के 30,000 कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक 5000 स्क्वायर फीट था लीज पे, अब सिर्फ 2500 है, ठीक है। लेस इंक्रीमेंटल बोर्डिंग रेट एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 इज 5% पर एनम। नया बोर्डिंग रेट 5%, ओल्ड बोर्डिंग रेट 6%। हाउ शुड द सेड मॉडिफिकेशन अकाउंटेड, ठीक है। पता चला है कि क्वेश्चन मॉडिफिकेशन का है, क्योंकि हम यहाँ अमेंड कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, ये रिड्यूस हो रहा है तो डी रिकग्निशन होगा, ठीक है। एक तो हमारा डी रिकग्निशन हो रहा है, दैट इज LL, हमारा जो लीज लायबिलिटी है वो कम होगा, ऊपर से एसेट भी कम होगा। जब लीज लायबिलिटी के, हम लोग लीज लायबिलिटी और ROU को एक साथ रिकग्नाइज करते हैं, जब LL कम होगा तो ROU भी कम होगा, याद है तुमको? परफेक्ट। तो डी रिकग्निशन होगा, एक चीज़ तो पता चल गया। और उसके बाद क्या पता चला है हमको कि इसका पेमेंट भी चेंज हो रहा है। दो चीज़ चेंज हो रहा है, एक तो डी रिकग्निशन होगा क्योंकि एरिया कम हो रहा है, PTA का A कम हो रहा है, और उसके बाद P भी कम हो रहा है। P जो कम हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका? P जो कम हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो 50,000 से 30,000 पे आ गया, ठीक है। तो जब PTA अगर बढ़ रहा है या फिर P घट रहा है तो हम लोग कौन सा अकाउंटिंग करते हैं? रीमेजरमेंट, ठीक है। लेकिन जब T या A घट रहा है तो हम लोग करते हैं कौन सा अकाउंटिंग? नया वाला अकाउंटिंग जो बताए हैं, ठीक। इसमें हमारा जो TA है वो घट रहा है तो नया वाला अकाउंटिंग यूज करेंगे।
ठीक है, ओके। चलो, और जो दूसरा बात है कि एक टी ए में से टी टी ए घट रहा है हमारा, ए टी नहीं घट रहा है, ए घट रहा है, तो नया वाला काउंटिंग यूज़ करेंगे। लेकिन जो पी है वो पी घट रहा है, तो जब पी घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, रीमेजरमेंट अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, दोनों करेंगे, ओके। चलो परफेक्ट। तो इस क्वेश्चन बनाने का पहला क्या करते हैं, डे वन अकाउंटिंग। डे वन अकाउंटिंग आर ओ यू टू एल एल, कॉपी में आओगे तो आर ओ यू टू एल एल वर्किंग नोट 1 दे दिया गया है। ठीक है, ये जो निकालेंगे आर ओ यू टू एल एल, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकालेंगे, तुमको पता ही है। ठीक है, डे वन अकाउंटिंग कर दिए। अब सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप इज फॉर मॉडिफिकेशन नंबर 1। और मॉडिफिकेशन नंबर 1 हर वक्त डी रिकग्निशन का होता है। इसमें दो को मॉडिफिकेशन हो रहा है, एक डी रिकग्निशन, एक पेमेंट चेंज। लेकिन पहला हम लोग मॉडिफिकेशन नंबर 1 हर वक्त डी रिकग्निशन का अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 2.1 में आओ। 2.1 क्या बोलता है, बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर 1 क्या अमाउंट आ रहा है। मॉडिफिकेशन कब हो रहा है, 6th ईयर के स्टार्ट में, दैट इज 5th ईयर के एंड पे। तो 5th ईयर रेट के एंड पे आर का वैल्यू निकालो और एल का वैल्यू निकालो। आर का वैल्यू निकालोगे, डे वन वैल्यू माइनस 5 साल का डेप्रिसिएशन, दैट इज इक्वल टू तुम्हारा 184,002। ठीक है, एल का वैल्यू कैसे निकालोगे, बिफोर मॉडिफिकेशन एल बना दोगे टिल 5th ईयर एंड, दैट इज बिफोर मॉडिफिकेशन। क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,10,000 रुपया। ठीक है, इसका डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा, ओल्ड ही होगा क्योंकि बिफोर मॉडिफिकेशन है। ओके, चलो 2.1 हो गया बिफोर मॉडिफिकेशन। 2.2 था, क्या था, डी रिकग्निशन का अमाउंट एंड इट्स अकाउंटिंग। हमको डी रिकग्निशन कितना, हमको अमाउंट डी रिकग्नाइज करना है हमारे एल से और आर से, वो तुमको निकालना है और उस अमाउंट को अकाउंट भी करना है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग अमाउंट कैसे ढूंढते हैं, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। बिफोर मॉडिफिकेशन हमारे पास कितना एरिया था, छोड़ दो, भूल जाओ उसको। तुम देखो 2.2 करके अमाउंट ऑफ डी रिकग्निशन अकाउंटिंग करके क्वेश्चन टॉपिक है, जिसमें डिक्रीज इन आरओयू ए होगा और डिक्रीज इन लीज लायबिलिटी होगा। क्यों, क्योंकि हमारा डी रिकग्निशन हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है, 6th ईयर के बिगनिंग पे, दैट इज 5th ईयर के एंड पे। बिफोर मॉडिफिकेशन आरओयू का वैल्यू क्या है, 184,002 जो 2.1 में निकाले हैं, और एल का वैल्यू क्या है, 210,618। ठीक है, तब हमको ये तो हमको 5th ईयर एंड पे दिखा रहा है कि इतना बैलेंस है। ये जो एंड है 5th ईयर के एंड पे, ये जो बैलेंस दिखा रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू है, ये सोच के कि आज से 5 साल के बाद, टोटल 10 साल के बाद, मतलब 10 साल के बाद हम जब 5-5 हजार स्क्वायर फीट का रेंट देंगे तब ये प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन अब तो हम प्रेजेंट वैल्यू गलत, अब तो हमारा जो एरिया वो कम हो गया है, तो अब अलग अमाउंट देंगे, राइट। तो जो अलग अमाउंट देंगे वो तो हम वो मतलब कि अभी तक हम दे रहे थे उसको कितना रुपया, 50, उसको दे रहे थे हम कितना रुपया, 50,000 रुपया। लेकिन 50,000 रुपया उसको नहीं देंगे, अब उसको हम लोग कितना देंगे, अब उसको कम पैसा देंगे, क्योंकि 50,000 था 5,000 स्क्वायर फीट का, अब 2,500 स्क्वायर फीट थे तो हम लोग कम पैसा देंगे। परफेक्ट नो, तो अभी तक जा रहा था 50,000 रुपया, अब हम लोग जाएंगे कुछ कुछ, अब जैसे कि 50,000 था 5,000 स्क्वायर फीट का, तो 2,500 स्क्वायर फीट का कितना बनता है, 25,000 रुपया, तो उसे 25,000 रुपया देंगे। तो 25,000 के हिसाब से क्या प्रेजेंट वैल्यू बनता है वो तुमको ढूंढना है। तो एल का वैल्यू तुम निकालोगे 25,000 के हिसाब से, तो तुमको पता चल गया कि होना चाहिए 5th ईयर के एंड पे उसका वैल्यू 25,000 के हिसाब से होना चाहिए 1,05,000। लेकिन उसका बैलेंस तो आ रहा है 2,10,000, तो तुमको एल का वैल्यू 2,10,000 दिखा रहा है, लेकिन होना चाहिए इतना, तो एल का वैल्यू घटाओगे तो एल अकाउंट डेबिट कर दोगे। ठीक है, परफेक्ट। ये तो तुमको पता चल गया कि एल को कितना कम करना है। तुम बोलेगा कि भाई जब क्वेश्चन में बोलवे क्या था कि 30,000 रुपया हमको मिलने वाला है, तो तुम 25,000 क्यों किया, क्योंकि जब हम लोग 2.2 में रहते हैं कि जब डी रिकग्निशन करना होता है, जब डी रिकग्निशन करते हैं तो हम लोग प्रोपोर्शनेट करते हैं, हमको नहीं मतलब है कि एक्चुअल में कितना मिल रहा है, प्रोपोर्शनेट जितना कम होना चाहिए हम लोग उतना कम करते हैं। तो जब 50,000 5,000 स्क्वायर फीट का 50,000 था, तो 2,500 का सिर्फ 25,000 होगा ना, वही ओफू में ऊपर दिया हुआ है। परफेक्ट, तो हम लोग डी रिकग्नाइज कितना करते हैं, जितना प्रोपोर्शनेट होता है। तो हम लोग एल का तो निकाल दिए, आर का हम लोग कैसे प्रोपोर्शनेट माइनस करेंगे। आर हमारा कितना साल के लिए था, हमारा आर था 10 साल के लिए, जिसमें से वो 5 साल यूज कर चुका है, हमारे पास बचा है सिर्फ 5 साल। लेकिन उस 5 साल में हम लोग 5,000 स्क्वायर फीट ना यूज करके पूरा 10 साल से 5,000 स्क्वायर फीट यूज करेंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि अब सिर्फ 2,500 स्क्वायर फीट यूज करेंगे। तो ये जो अमाउंट रखे हुए थे 1,84,000, वो ये सोच के रखे हुए थे कि हमारा 5,000 स्क्वायर फीट है, लेकिन अब 2,500 के स्क्वायर फीट से तुमको अब ढूंढना पड़ेगा। तो 184 को मल्टीप्लाई करना होगा 2,500 बाई 5,000 से। इसका अभी तक हमको क्लैरिटी नहीं मिला है, कहीं बाद में मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है,
तो वैसे तुमको पता चल गया कि इतना अमाउंट डी रिकॉग्नाइज करना है। समझ में आ गया? तुमको अमाउंट पता चला है, डी रिकग्निशन अमाउंट तुमको पता चला है, तो ये अमाउंट तुमको पता चल गया कि इतना से कम करना है, मतलब 184 में से 92,000 कम करना है और 2,10,000 में से 1,05,000 कम करना है। तो कैसे कम होगा? अगर एल का कम करना है तो एल को डेबिट कर देंगे, आर को कम करना है आर को क्रेडिट कर देंगे। एल डेबिट हो गया 1,05,000 से, आर क्रेडिट हो गया 92,000 से। अभी भी डिफरेंस है क्रेडिट में, तो क्रेडिट का जो डिफरेंस है वो पीएल में चला जाएगा। हर वक्त याद रखना कि जब भी इसका मॉडिफिकेशन क्वेश्चन होगा और डिफरेंस आएगा तो वो पीएल में जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया हमको। परफेक्ट, क्लीन एंड क्लियर। तो डी रिकग्निशन तुम अमाउंट निकाल दिया एल का। लेकिन एक बात बताओ, एक जगह मिस कर सकता है तुम क्या, जब डी रिकग्नाइज का जो अमाउंट निकालते थे कि कितना अमाउंट डी रिकग्नाइज करना है, तो उस टाइम हम लोग पहला चीज ये सोच के चले थे कि हम लोग ये सोच के नहीं, हम लोग प्रोपोर्शनेट अमाउंट कम किए थे। एक्चुअल में कितना कम कर रहे हैं हमको से मतलब नहीं है, कितना हमको डी रिकग्नाइज करना है, दैट इज, तुमको समझ में आएगा कि फिर से बोल रहे हैं, हम जो अभी निकाल रहे हो डी रिकग्निशन का अमाउंट निकाल रहे हैं, मतलब कितना हमको डी रिकग्नाइज करना है, कितना माइनस करना है। ये नहीं निकाल रहे हैं कि हम कितना हमको मिलने वाला है, वो नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि कितना डी रिकग्नाइज करना है हम ये जो बनाए हुए थे 2,10,000 का लीज लाइबिलिटी 5th ईयर के एंड पे, वो ये सोच के बना हुआ था कि हम 50,000 रुपया देते जाना है, लेकिन अब हमको सिर्फ देना है 25,000 रुपया। तो हमको कितना कम देना पड़ रहा है? हमको 25,000 रुपया कम देना पड़ रहा है। तो हर साल कितना डी रिकग्नाइज होगा? 25,000 डी रिकग्नाइज होगा, लेकिन हर साल 25,000 डी रिकग्नाइज होगा। तो ये जो बाद में हो रहा है 5 साल, उसका टोटल अमाउंट का जो डी रिकग्निशन हम लोग कर रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आज से 1 साल के बाद 25,000 कम देना पड़ रहा है, दूसरा साल 25,000 कम देना पड़ रहा है, तीसरा साल 25,000 कम देना पड़ रहा है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है इतना कम देने का, वो हम लोग निकाल रहे हैं। वो है हमारा 1,05,000। इतना हमको कम करना है, इतना हम अमाउंट सोचे हुए कितना देना है, लेकिन इतना में से हमको इतना नहीं देना पड़ रहा है, तो ये हम माइनस कर रहे हैं। समझ में आया? 2.2 में हम लोग डी रिकग्निशन का अमाउंट निकाल दें कि कितना हमको अमाउंट कम देना पड़ रहा है, कितना अमाउंट कम देना, इतना अमाउंट कम देंगे तो हमारा लाइबिलिटी कम जाएगा। समझ में आया तुमको? डी रिकग्निशन ऑफ लाइबिलिटी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उतना अमाउंट हमको कम देना पड़ रहा है। दिमाग में बैठा लेना। समझ में आ गया तुमको? परफेक्ट। तो जब तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा होगा तो ईयर एंड ले लिया, फिर कितना अमाउंट तुमको कम देना पड़ रहा है वो तुम लिख लिया। लेकिन जब डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेगा तो कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेगा? तुम बोलेगा कि भाई मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है और लेकिन रीमेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। रीमेजरमेंट करते तो न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं, रीमेजरमेंट नहीं कर रहे तो ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लेंगे। हाँ भाई ले सकते हो, ये भी एक लॉजिक है, लेकिन जो मेन लॉजिक है वो बात, भाई तुम नॉर्मल चीज सोचो, ये जो 50,000 का जो हम बनाए हुए हैं प्रेजेंट वैल्यू 2,10,000 का, वो कौन सा डिस्काउंटिंग फैक्टर पे लिए हुए हैं? ओल्ड रेट पे लिए हुए हैं जो है 6%, उस पे लिए हुए हैं। तो 25,000 जब कम देना पड़ रहा है तो 50,000 के कंपैरिजन में है, तो हमको ओल्ड ही रेट लेना चाहिए, तो हम लोग ओल्ड रेट से करेंगे। समझ में आ गया? परफेक्ट। जर्नल एंट्री भी दे दिए। अब हो गया डे 1 हो गया, मॉडिफिकेशन नंबर 1 का 2.1 भी कर दिए बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर 1। 2.2 में हम लोग क्या कर दिए, डी रिकग्निशन का अमाउंट भी कर दिया और हम लोग अथी भी अकाउंटिंग भी कर दी। अकाउंटिंग क्या किए, ROU टू LL टू PL। ठीक है, अब आ जाते हो 2.3 पे। 2.3 पे हम लोग क्या निकालते हैं, आफ्टर मॉडिफिकेशन, ROU का वैल्यू और LL का वैल्यू। तो आराम से निकाल दो, ROU का वैल्यू और LL का वैल्यू तुमको मिल गया। परफेक्ट। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 में 2.1, 2.2, 2.3 हो गया। अब 3 में आओ। 3 क्या है, मॉडिफिकेशन नंबर 2। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में 2 मॉडिफिकेशन था। पहला मॉडिफिकेशन था डी रिकग्निशन का, कर दिए, और नंबर नहीं था कि मॉडिफिकेशन नंबर 1 क्या है, लेकिन हर वक्त मॉडिफिकेशन नंबर 1 डी रिकग्निशन का होता है, कंप्लीट। दूसरा मॉडिफिकेशन किस चीज़ का है कि हमारा पेमेंट चेंज हो रहा है, तब मॉडिफिकेशन नंबर 2 है पेमेंट का। ठीक है, तो 3.1 बिफोर मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन नंबर 2 का अमाउंट निकालो। तो जो बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर 2 है उसका जो अमाउंट होगा डेट विल बी इक्वल टू आफ्टर मॉडिफिकेशन नंबर 1। तो दोनों एक्चुअल सेम है। बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर 2 दैट इज रिटेन पोर्शन का बात, ROA और LL दो का जो अमाउंट होगा वो कहाँ से आया है, आफ्टर मॉडिफिकेशन नंबर 1। देखो एग्जैक्ट सेम। तो 3.1 बन गया। 3.2 क्या बोलता है, चेंज इन लीज लाइबिलिटी, दैट इज इंक्रीज या डिक्रीज इन लीज लाइबिलिटी। वो कैसे निकालते हैं, ओल्ड लीज लाइबिलिटी वर्सेस न्यू लीज लाइबिलिटी। ओल्ड लीज लाइबिलिटी क्या है,
जो अभी जस्ट बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर 2 का जो अमाउंट तुम दिए हो 3.1 में, वही तुम्हारा ओल्ड लीज लायबिलिटी बन जाएगा। न्यू लीज लायबिलिटी निकालने के लिए तुम निकालो प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाओ। प्रेजेंट वैल्यू टेबल जब बनाओगे तो जो नया अमाउंट है वो अमाउंट लिखो 30,000 रुपया एक्चुअल जो अमाउंट है। और अब डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा यूज करेंगे? नया वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि अब नया वाला अति मार्केट आ गया है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं कि टर्म चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है तो ये रेट लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, समझ में आ गया तुमको? बात खत्म, क्लियर। और एक और बात, अभी हम क्या बोले थे कि जब टर्म पीटीए बढ़ रहा है, पीटीए बढ़ रहा है या फिर पी घट रहा है, रीमेजरमेंट अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन उसमें न्यू डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। ये जब मॉडिफिकेशन नंबर 2 कर रहे हैं वो तुम्हारा पी तो घट रहा है ना, 50 से 30 पे जा रहा है, तो पी तो तुम्हारा घट रहा है, तो इसमें रीमेजरमेंट अकाउंटिंग करेंगे। वही कर ही रहे हैं। रीमेजरमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? डे 1 वो पहले कर दिए हैं। 3.1 क्या करता है? बिफोर रीमेजरमेंट। 3.2 चेंज इन एल एल, चेंज इन एल एल ओल्ड वर्सेज न्यू। तो जब न्यू लीजिबिलिटी वैल्यू निकालने जाओगे तो हम लोग कौन सा डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर हम यूज करेंगे न्यू वाला। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हम लोग मॉडिफिकेशन में रीमेजरमेंट कर रहे हैं तो नया वाला डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, तो वो भी एक लॉजिक बैठ जाता है। तो ऐसे नया से करके तुम निकाल दो, तो तुमको पता चल गया चेंज इन लीज लायबिलिटी तो इंक्रीज इन लीज लायबिलिटी हो रहा है, तो तुम उसका एंट्री दे दो और उसके बाद 3.3 में आफ्टर मॉडिफिकेशन का एंट्री दे दो, बस हो गया। आफ्टर मॉडिफिकेशन का जो आरओयू का वैल्यू है वो दे दोगे, उसको डेप्रिशिएट कर देना आगे ऑफ लाइफ में, और उसके बाद एलएल का जो वैल्यू है वैसे करके तुम निकाल दिया, बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। उसको लेके सर समरी भी दिए हुए हैं पेज नंबर 44 पे, तो वैसे करके तुम कर सकते हो। ठीक है, आ गया बात समझ में? परफेक्ट। चलो, अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 37 जो है पेज नंबर 27.21 पे, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलडीआर का चाचा है, बाबा है, सब है ये क्या है? सब है ये। ओके, लेसी एंटर करता है 10 साल के लीज पे 2000 स्क्वायर मीटर ले रहा है, 2000 स्क्वायर मीटर रेंट पे ले रहा है, 10,000 का लीज है, 10 साल का लीज है। एनुअल लीज पेमेंट कितना है? 1 लाख, जो हर साल के एंड पे देना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर, ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर 6%। 10 साल का लीज है लेकिन 6th ईयर के बिगनिंग में, दैट इज 5th ईयर के एंड पे लेसी और लेसर अग्री करता है अमेंड करने के लिए ओरिजिनल लीज। अमेंड मतलब मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का 2 मेथड है, पीटीए बढ़ रहा है या पी घट रहा है तो रीमेजरमेंट प्लस न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर, अदरवाइज अगर टी घट रहा है या ए घट रहा है तो नया वाला मेथड। चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 6 अमेंड कर रहा है टू इंक्लूड एन एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस इन सेम बिल्डिंग। ये क्या कर रहा है? एरिया बढ़ा रहा है। पहले 2000 स्क्वायर मीटर था, बोल रहा है 1500 और बढ़ाएंगे, तो एरिया हमारा बढ़ गया। पीटीए में से एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? रीमेजरमेंट करेंगे। परफेक्ट, रीमेजरमेंट प्लस न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये पहला मॉडिफिकेशन। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है? रिड्यूस कर रहा है लीज टर्म को, लीज टर्म को रिड्यूस कर रहा है, तो अब टी और ए हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो अब हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे। परफेक्ट, और रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या? एरिया रिड्यूस हो रहा है मतलब डी रिकॉग्निशन, और अब जैसे डी रिकॉग्निशन हुआ तो मॉडिफिकेशन नंबर 1 किसका होता है? डी रिकॉग्निशन का। इसमें 2 मॉडिफिकेशन है, एक एरिया कम होने का और एक तुम्हारा क्या काम एक क्या बोल रहा है, एक है टर्म कम होने का और एक है एरिया बढ़ाने का। टर्म जो कम हुआ है वो डी रिकॉग्निशन है, तो मॉडिफिकेशन नंबर 1 डी रिकॉग्निशन का होगा, और दूसरा मॉडिफिकेशन नंबर 2 किस चीज़ का होगा? वो तुम्हारा होगा एरिया बढ़ाने का। परफेक्ट, ओके। एरिया कितना, जो लीज टर्म है वो कितना से कम हो रहा है? 10 साल से 8 साल पे उसको कर दिया गया है। पहले 10 साल का लीज टर्म था, अब 8 साल का लीज टर्म हो गया है। कब ये चेंज किया कि 10 साल से 8 साल हो गया? हम लोग चेंज किए 5th ईयर के एंड पे, दैट इज 6th ईयर के एंड स्टार्टिंग में। मतलब कि 5th ईयर के एंड तक सोच रहे थे कि 10 साल चलेगा, लेकिन उसी दिन सोचे कि नहीं, अब नहीं, हम लोग 6 से लेके सिर्फ 8 तक जाएंगे। 6, 7, 8 सिर्फ 3 साल हम लोग और चलाएंगे, आगे का 2 साल हम लोग नहीं चलाएंगे। 5 साल बाकी था लेकिन हम लोग 3 साल रखेंगे। ठीक है, और जो पेमेंट होगा वो बढ़ जाएगा। पहले 2000 का था सिर्फ 1 लाख रुपया, लेकिन अब जो 6th ईयर 7th ईयर 8th ईयर 1.5 लाख रुपया जाएगा। और नया डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? 7%। ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर 6%, न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर 7%। 2 मॉडिफिकेशन। तुम्हारा पहला मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है? एरिया को बढ़ा दिया जा रहा है, तो रीमेजरमेंट अकाउंटिंग, और
टर्म को घटा दिया जा रहा है तो डी रिकग्निशन। ठीक, फिर अनाप सुना बात है, हाउ शुड द सेट मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। तो ये क्वेश्चन मॉडिफिकेशन का है पहला बात, और मॉडिफिकेशन में 2 मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन नंबर 1 हर वक्त होता है डी रिकग्निशन का। ठीक है, तो वैसे ही बनाएंगे। आ जाओ बनाओ। 3 स्टेप। पहला स्टेप डे 1 अकाउंटिंग। डे 1 अकाउंटिंग किया, ROU टू LL किए, क्या वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है, कौन सा डिस्काउंट फैक्टर, ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, 2 पे आ जाओ, मॉडिफिकेशन नंबर 1। मॉडिफिकेशन नंबर 1 क्या होता है, डी रिकग्निशन का। डी रिकग्निशन करेंगे 2.1 बिफोर मॉडिफिकेशन। बिफोर मॉडिफिकेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, 5th ईयर के एंड तक, जब तक मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है तब तक का ROU बैलेंस और LL का बैलेंस। LL का बैलेंस LET से बना देंगे, ROU का बैलेंस डेप्रिसिएशन निकाल के कर देंगे। हो गया। 2.2 में क्या करना है हमको, डी रिकग्निशन का अमाउंट निकालना है कि कितना अमाउंट हम लोग डी रिकग्नाइज करेंगे, और जितना अमाउंट डी रिकग्नाइज हो रहा है उसको अकाउंट भी करना होता है। ठीक है, पेज नंबर 46 पे आओगे तो तुमको अमाउंट ऑफ डी रिकग्निशन और उसका अकाउंटिंग पता चलेगा। हमको डी रिकग्नाइज क्या क्या करना पड़ेगा, हमको ROU को, एसेट को भी कम करना होगा और लाइबिलिटी को भी कम करना होगा, क्योंकि अब हम लोग अमाउंट क्या कर रहे हैं, कम देंगे। ठीक है, अमाउंट कम नहीं देंगे, सॉरी, हम लोग अमाउंट कम नहीं देंगे। हमारा जो लाइफ था, हम लोग 10 साल का जो लीज देने वाले थे, तो 10 साल जो पैसा देने वाले थे, अब 10 साल ना देंगे, सिर्फ 8 साल तक पैसा देंगे। तो ये तो हमारा बेनिफिट है, तो हमारा लाइबिलिटी कम होगा। हम आज का लीज लाइबिलिटी, डे 1 लीज लाइबिलिटी ये सोच के बनाए थे कि 10 साल तक पेमेंट देना है, इसलिए 10 साल तक का प्रेजेंट वैल्यू लिए थे। लेकिन आज 5th ईयर एंड पे पता चल रहा है कि सिर्फ 3 साल और चलेगा, तो ये वाला तो अगला 5 साल तक का बनाया हुआ था, लेकिन अब तो एक्चुअल 3 साल का होना चाहिए। तो 2 साल का, हमको 2 साल का जो प्रेजेंट वैल्यू इसमें ऐड था उसको कम करना होगा। ठीक है, 2 साल का जो प्रेजेंट वैल्यू इसमें एडेड था उसको कम करना होगा। तो ये जो आगे का जो 5 साल है, वो कौन से डिस्काउंटिंग फैक्टर पे प्रेजेंट वैल्यू निकाले होंगे, जो ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर था उसी पे हम लोग, वही वैल्यू पे तो हम लोग लेकर अभी तक चल रहे थे, तो ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर पे ही ये बना लिए हुए थे। तो जो 2 साल का घटाएंगे, तो 2 साल का जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कौन सा हाथी से निकालेंगे, ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर से निकालेंगे। परफेक्ट नो, ये एक 6th ईयर, 7th ईयर, 8, 9, 10th। ठीक है, ये जो 6, 7, 8, 9, 10 ये सब ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर से लिया हुआ था, लेकिन हमको अब 2 साल पेमेंट नहीं देना है, तो 2 साल का जब घटाएंगे तो 2 साल का सेम ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर से घटा देंगे। परफेक्ट, तो ठीक है। तो जब तुम निकालने जाओगे तो तुम्हारा लीज लायबिलिटी था 4,21,000 का। ठीक है, लेकिन उसमें से तुमको 2 साल का घटाना है, तो 2 साल का जो अमाउंट कितना घटना वो ढूंढना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट हम लोग कम दे रहे हैं, पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि 50,000 रुपया का आती था, तो 25,000 देना पड़ रहा है हमको आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो हम बचा कितना रहे थे, 25,000 रुपया बच रहा था, इसलिए 25,000 रुपया डी रिकग्नाइज कर रहे थे। तो हम लोग कितना डी रिकग्नाइज करेंगे, 2 साल का पैसा डी रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि उतना साल का हमको बच रहा है। 2 साल का पैसा कितना होगा, वो होगा 50, कितना इसका अमाउंट है, 1,00,000 रुपया। ठीक है, लेकिन 9th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर और 10th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढ के देना होगा। लेकिन मेरे भाई 9th ईयर कब होगा, जब फर्स्ट ईयर डे 1 देख रहे हैं, लेकिन 5th ईयर के एंड पे जो 9th ईयर का एंड है, दैट इज 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वो होगा, और डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा, ओल्ड वाला। तो देखो नीचे एक लाइन भी दिया हुआ है, 5th ईयर एंड से 9th ईयर एंड पे कितना होता है, 4 साल, तो 6% यूज करेंगे, ओल्ड डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ 4 साल का। वैसे करके निकाल देंगे तो तुमको पता चला 1,53,000 का प्रेजेंट वैल्यू हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा हम बचा रहे हैं, इतना पैसा हम नहीं देंगे, उतना डी रिकग्नाइज करना होगा लाइबिलिटी से। तो लाइबिलिटी से तुम्हारा डी रिकग्नाइज हो जाएगा, कर दिए। लेकिन ROU से कितना डी रिकग्नाइज करेंगे, हम लोग को 5th ईयर एंड पे ROU हमारा 3,68,000 पे, लेकिन ये 3,68,000 ये सोच के बनाया हुआ है कि हम लोग 10 साल यूज करने वाले थे, लेकिन अब सिर्फ यूज करेंगे 8 साल, मतलब आगे का सिर्फ 3 साल, 2 साल हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो 2 साल से हमारा एसेट बढ़ा हुआ है, तो 2 साल से कम कर दो, तो 3,68,000 पे 2 साल का वैल्यू निकाल के उसको माइनस करके दे दो। तो 3,68,000 पे हमको कितना अमाउंट कम करना है, 3,68,000 इंटू 2/5, 2 साल का नहीं देना है। तो कितना नहीं देना है, 1,47,000। वो जो कॉलम है वो डी रिकग्निशन का अमाउंट निकाल रहे हैं कि कितना कम करना है, ये नहीं निकाले कि डी रिकग्निशन के बाद कितना अमाउंट हो रहा है, वो नहीं निकाल रहे। हम लोग ये निकाल रहे कि कितना कम करना है, कितना कम करना है, जितना हमको पैसा हम बचा रहे हैं। परफेक्ट। अभी जो लीज लाइबिलिटी में कितना पैसा बचा रहे थे, 2 साल का पेमेंट बचा रहे थे, और एसेट हम कितना साल नहीं यूज कर पाएंगे, 2 साल, तो 2 साल से वैल्यू से कम कर दो। परफेक्ट, निकल गया तुम। और जब तुम डी रिकग्निशन का अमाउंट निकाल दिए, अब उसका एंट्री कर दो। ROU तुम्हारा कम हो रहा है 1,47,000 से, LL कम हो रहा है 1,53,000 से,
डिफरेंस जो आएगा वो तुम्हारा पीएल में जाएगा, बता ही दिए थे। डे 1 हो गया, 2.1 कर दिए, 2.2 कर दिए, 2.3 क्या था, आफ्टर मॉडिफिकेशन नंबर 1। मॉडिफिकेशन नंबर 1 क्या है, डी रिकग्निशन। तो आफ्टर डी रिकग्निशन हमारा आरयू और एलएल का वैल्यू क्या है वो निकाल के दे दो, निकल गया। तो 2 भी हो गया। अब 3 में आओ, 3 क्या है, मॉडिफिकेशन नंबर 2। मॉडिफिकेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि हमारा इसमें मॉडिफिकेशन नंबर 2 है कि हम अपना एरिया बढ़ा रहे हैं। जब पीटीए बढ़ता है तो हम लोग रीमेजरमेंट करते हैं प्लस न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर। 3 में आ गए तो 3.1 क्या बोलता है, बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर 2। बिफोर मॉडिफिकेशन नंबर 2 इज इक्वल टू आफ्टर मॉडिफिकेशन नंबर 1। तो दोनों का अमाउंट सेम आ गया, ROLL। 3.2 में आओ तो चेंज इन लीज लाइबिलिटी। चेंज इन लीज लाइबिलिटी जब निकालोगे तो वो क्या होगा, ओल्ड वर्सेज न्यू। ओल्ड लीज लाइबिलिटी क्या होगा, जो तुम निकाले थे 2.3 में LL वही, या फिर 3.1 में LL, परफेक्ट, वो ओल्ड लीज लाइबिलिटी है। न्यू लीज लाइबिलिटी को निकालने के लिए तुमको नया डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन रीमेजरमेंट कर रहे हैं तो नया डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे और निकाल देंगे। निकल गया तुम्हारा, परफेक्ट। लेकिन याद रखना कैश फ्लो तुम्हारा अब 1.5 लाख हो गया है 6, 7, 8 ईयर का। 6th ईयर एंड, 7th ईयर एंड और 8th ईयर एंड का 1.5 लाख रुपया हो गया है। तो वैसे तुम करके निकाल दिए। समझ में आया तुमको, परफेक्ट परफेक्ट। अब तुमको पता चला इंक्रीज तुम्हारा जो नया लीज लायबिलिटी वो 393 है, ओल्ड था 267। तो इंक्रीज कर रहा है LL तुम्हारा 1,26,000 से। तो ROU टू LL कर दो, LL बढ़ाने के लिए 2LL करेंगे तो उतना से बढ़ा दो। 3.2 में इंक्रीज निकाल दिए, 3.3 में तुमको आफ्टर मॉडिफिकेशन का जो अमाउंट चाहिए वो तुम निकाल दोगे, बस निकल गया। और जो ROU ए आया मॉडिफिकेशन नंबर 2 के बाद उसको लाइफ के आगे डिप्रिशिएट करो, जो भी लाइफ बचा हुआ है उसमें डिप्रिशिएट करो 6, 7, 8 में, और जो LL है उसको LAT बना दो, बात खत्म, परफेक्ट, ओके। अब पेज नंबर 48 पे सर समरी दिए हैं। किस चीज़ का समरी दिए भाई, कि हम लोग ओल्ड डिस्काउंट रेट कहाँ यूज़ करेंगे, न्यू डिस्काउंट रेट कहाँ यूज़ करेंगे, हैं? याद है तुम अभी यही साथ यही बात कर रहे थे कि कहीं पे ओल्ड डिस्काउंट रेट यूज़ कर रहे हैं, कहीं न्यू डिस्काउंट रेट यूज़ कर रहे हैं। जब रीमेजरमेंट होता है तो उसमें टर्म चेंज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेमेंट चेंज होगा तो क्या करेंगे, वो चेंज होगा तो क्या करेंगे। अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो अगर ये मेथड यूज़ कर रहे हैं तब इसमें न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर, अगर वो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा मोड एंटर, परफेक्ट नो। उसी का सर दिए हुए हैं कि अगर रीमेजरमेंट हो रहा है, मतलब टर्म्स, अगर रीमेजरमेंट कब होता है, जब अग्रीमेंट में क्लॉज था पहले से और तब हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे पहले जो था कि ऑप्शन था रिन्यू करने का और हम रिन्यू करा रहे हैं, मतलब टर्म चेंज कर रहे हैं। तो जब टर्म चेंज करते थे न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते थे, लेकिन अगर पेमेंट चेंज करते थे तो हम लोग ओल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते थे। लेकिन अगर पेमेंट और टर्म दोनों चेंज होता था तो न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते थे। लेकिन न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर कब यूज करते थे, तब यूज करते थे जब हमको क्या उसको कहते हैं, जब हमको न्यू लीज लायबिलिटी ढूंढना होता था। स्टेप नंबर जो चेंज इन चेंज इन LL ढूंढते थे और न्यू लीज लायबिलिटी का अमाउंट निकालना होता था, तब न्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते थे। यूज करने का मतलब न्यू और ओल्ड यूज करने का मतलब ये कि हम उसको जो दूसरा, जैसे कि दो को डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज दिया हुआ, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया, एक ओल्ड एक न्यू। हम लोग बोल रहे हैं कि ओल्ड का भी ओल्ड यूज करना है कि न्यू, इस बात पे कि जब नया लीज लायबिलिटी का वैल्यू ढूंढना होता है तो कौन सा फैक्टर यूज करेंगे, ओल्ड वाला या न्यू वाला, माधर जी।